हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छा चल रहा है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग टू फाइनेंस। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंशियल डिसीजन और थर्ड आज की क्लास में हम करेंगे डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पर्टिकुलर डिसीजन पूछा जाएगा और उसके फैक्टर्स पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स का ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है, तो इन डिसीजंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसके कौन कौन से फैक्टर है जो इन डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, आप उनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज की हमारी क्लास पार्ट नंबर 4 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिविडेंड डिसीजंस। सबसे पहले तो आपको यह जरूरत है कि डिविडेंड क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कंपनी, आपने सुना है कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं और शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू शेयर। मीन्स शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, मीन्स एक तरह से शेयर के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में। तो अब कंपनी शेयर होल्डर को उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ रिटर्न करती है। जैसे इंटरेस्ट होता है ना, हम बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसी हिसाब से अगर हम बैंक में डिपॉजिट करा देते तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। इन द सेम वे कंपनी शेयर होल्डर को कुछ रिटर्न करती है। इस शेयर का कुछ परसेंटेज होता है, वो होता है डिविडेंड। वैसे ये टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में भी, 12th अकाउंट में भी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि डिविडेंड क्या होता है। तो कंपनी शेयर होल्डर को कुछ रिटर्न करती है उसके इन्वेस्टमेंट के बदले में, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब कितना करती है ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये डिविडेंड होता है वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही होगी तो डिविडेंड ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो अब क्या क्वेश्चन ये आता है कि क्या कंपनी प्रॉफिट का सारा जो पार्ट है वो डिविडेंड में दे देती है? नहीं, वो सारा पार्ट डिविडेंड में नहीं इशू करती। मान लो कंपनी ने 100 रुपए कमाए हैं तो वो डिविडेंड में 100 रुपए नहीं शेयर होल्डर को देगी, वो उसका कुछ पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में दे देगी, कुछ पोर्शन अपने पास रख लेगी कंपनी, क्योंकि उसको भी पता है कि आगे उसको बिजनेस चलाना है तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तो कंपनी सारा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में ना देके कुछ पैसा अपने पास रख लेती है, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। तो यहाँ प्रॉफिट के 2 पार्ट हो गए, एक तो डिविडेंड आ गया और एक हो गया रिटेन्ड अर्निंग। नाम से पता लग रहा है रिटेन मीन्स क्या होता है, रखना। अर्निंग का वो पार्ट, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी ने अपने पास रख लिया, तो वो हो गया रिटेन अर्निंग। और जो पार्ट कंपनी ने शेयर होल्डर को दे दिया वो हो गया डिविडेंड, ठीक है। तो इस तरह के डिसीजंस की बात करेंगे हम। अब पढ़ते हैं हम डिविडेंड डिसीजंस। आपकी स्क्रीन पे उसका एक फॉर्मल मीनिंग है, देखिए। इट इज कंसर्न विद डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, मीन्स इसमें हम किस तरह की बात करेंगे कि प्रॉफिट का कैसे डिस्पोज किया जाए, मीन्स प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो। प्रॉफिट आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज टू बी रिटेन, जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग इन द बिजनेस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हमारे बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कुछ पैसा हमें अपने पास रखना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा कंपनी के पास में। एंड दिस पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड रिटेन अर्निंग। देखिए, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, सेम पॉइंट इसमें है। एंड द रेस्ट ऑफ पार्ट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और जो बाकी जो पार्ट बच गया वो क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं।
तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि रिटेन अर्निंग क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड डिसीजन इज रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट and a portion of profit is to be retained in the business, that is called retained earning, and the rest of part is to be distributed to the shareholder in form of dividend। तो भाई डिविडेंड और रिटेन अर्निंग दोनों हमारा प्रॉफिट का टोटल होता है, इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम डिसीजन में क्या लेंगे, हम हाउ मच इज टू बी रिटेन एंड व्हाट वुड बी डिस्ट्रीब्यूट, कितना बिजनेस में रखा जाए और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मीन्स इनका जो रेशियो होता है डिविडेंड और रिटेन अर्निंग का, ये डिसाइड किया जाता है इन डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है, कि हाउ मच टू बी रिटेन, कितना रखा जाए, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब इसमें प्रॉब्लम किस टाइप की आती है, आप कहते हो कि आप जो सोचोगे वही चलेगा आपका, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमने पैसा ज़्यादा रख लिया, डिविडेंड कम दिया, तो शेयर होल्डर हमारा इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे, नाराज हो जाएंगे। और अगर हमने डिविडेंड सारा दे दिया, रिटर्न कम किया, तो हमारी कहीं ना कहीं बिजनेस की जो ग्रोथ और एक्सपेंशन है वो रुक जाएगी। इसलिए हमें ये डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के लेना चाहिए कि कितना हम रिटर्न करें, कितना डिविडेंड करें, ताकि हमारे बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन भी हो और शेयर होल्डर भी खुश हो, ठीक है। तो अब इसके कुछ फैक्टर्स है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम डिसीजन लेंगे। हमारा फर्स्ट फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ये आपका मेन टॉपिक रहेगा। फर्स्ट का पॉइंट देखिए, अमाउंट ऑफ अर्निंग। अर्निंग मीन्स यहाँ पे अर्निंग को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, कितना आपने कमाया, अर्निंग मीन्स प्रॉफिट। तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि डिविडेंड डिसीजन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। किसके ऊपर डिपेंड होता है ये, प्रॉफिट की अमाउंट पर डिपेंड होता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड ज़्यादा देना है, अगर प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम देना है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया अमाउंट ऑफ अर्निंग, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रॉफिट हाई तो मोर डिविडेंड, प्रॉफिट अगर लो है तो लोअर डिविडेंड, ठीक है। ये आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रह जाए कि ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट है तो कम डिविडेंड। मीन्स डिविडेंड डिसीजन ऑलवेज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए आप स्क्रीन पे, ये स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अब आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। देखो मार्केट में स्टेबल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होते हैं, कुछ शेयर मार्केट होते हैं वो एकदम से जंप करते हैं और एकदम से फिर डाउन आ जाते हैं। तो इस तरह में क्या होता है, रिस्क बहुत रहता है, इसमें रिस्क बहुत हाई होता है कि क्या पता कल को क्या हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम डिविडेंड को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपनी इमरजेंसी के लिए पैसा रिटेन ज़्यादा करना पड़ेगा। मान लो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट की बात करते हैं, ये इस पॉइंट की, इस पॉइंट में मैंने हायर डिविडेंड दे दिया और बाद में एकदम से डाउन हो गया मार्केट, मीन्स हमारी पोजीशन बिल्कुल डाउन चली गई। तो इस टाइम मुझे पैसा चाहिएगा, तो अगली बार मैं क्या करूँगा, फिर डिविडेंड दूंगा ही नहीं। अगली बार डिविडेंड क्या करूँगा, कम करूँगा, क्योंकि मेरी जो मार्केट कंडीशन है तो वो क्या हो रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रही है, स्टेबल नहीं है। अगर अर्निंग आपकी स्टेबल नहीं है इट मीन्स आपको डिविडेंड कम देना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो इफ स्टेबल तो हायर डिविडेंड, और इफ नॉट स्टेबल लोअर डिविडेंड। लोअर डिविडेंड इसलिए कि हमें अपनी इमरजेंसी के लिए पैसा बचा के रखना पड़ेगा। तो स्टेबल अर्निंग प्रमोट हायर डिविडेंड एंड इफ द अर्निंग इज स्टेबल देन हायर डिविडेंड एंड इफ नॉट स्टेबल ऑफ अर्निंग लोअर डिविडेंड, ठीक है। तो ये सिंपल से पॉइंट आपको याद करना है बस।
समझ के। अब आ गया स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, वो थी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अलग अलग पॉइंट बना रखा है, ध्यान से देखिए। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मीन्स क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ये हमारे 5 ईयर का डाटा है मान लो, ठीक है। हमने यहाँ पे 5% डिविडेंड दिया, यहाँ 6 दिया, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5.5। अब आप देख रहे हो कि हम कॉन्स्टेंटली एक तरह से स्टेबल डिविडेंड हमारी पॉलिसी है। तो अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कोई इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है हमारी कंपनी में, तो उसको क्लियर कर पिक्चर दिखेगी कि हमारे बिजनेस में कितने % डिविडेंड दिया जा रहा है, हमारी कंपनी कितने % डिविडेंड जारी कर रही, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा शेयर होल्डर, ठीक है, कंपनी की रेपुटेशन बनेगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर हम बात करेंगे कि पहले साल तो मैंने 12% दे दिया, अगले साल 10% दे दिया, अगले साल 35% दे दिया, अगले साल 3% आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्चुएट कर रही है हमारी डिविडेंड की जो परसेंटेज है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है तो वहां पे क्या होता है, इन्वेस्टर होता है वो कहीं ना कहीं हेजिटेशन लेके आता है कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, 12%, 10%, 35%, 3% एकदम से डाउन, तो उसमें वो रिस्क रहता है बहुत सारा, ठीक है, और कंपनी की रेपुटेशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करता है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो इससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन बनेगी, शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बनेगा, अल्टीमेटली शेयर होल्डर हमारे पास इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, वो कम डिविडेंड के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड पॉलिसी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर जिस साल हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो हमने ज़्यादा डिविडेंड इशू कर दिया, कम प्रॉफिट है तो कम कर दिया, नो। आप एक स्टेबल परसेंटेज रखो, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, उस साल भी उतना रखिए, फिर जिस साल में कम होगा प्रॉफिट उस साल हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो इससे कॉन्फिडेंस बना रहेगा, शेयर होल्डर को एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का पॉइंट है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अब आप इसको देखिएगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी किसके पास होती है, देखो दो पार्टी होती है, एक तो कंपनी की बात कर रहे हैं और एक शेयर होल्डर की बात करते हैं। कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि मैं रिटेन अर्निंग करूं, कंपनी चाहती है कि मैं रिटेन करूं, शेयर होल्डर चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। यही तो हम पढ़ रहे हैं डिविडेंड डिसीजंस में, ठीक है। अब देखिए कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, टोटल 100 रुपीज जमा लो, तो इस केस में कंपनी को डिविडेंड के फॉर्म में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने पास कर लेना चाहिए, यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो आप कहोगे हर बिजनेसमैन चाहता है, हर शेयर होल्डर या कोई भी इन्वेस्टर हो, हर पर्सन चाहता है कि उसका जो पैसा है वो प्लस हो, कभी कम ना हो, हर इन्वेस्टर चाहता है। आप भी चाहते हो कि कल को आप अपने बिजनेस में कहीं पैसा लगाओगे तो आपका पैसा प्लस हो क्या है, कम हो क्या ना आए, चाहे वो कहीं भी हो प्लस, ठीक है। तो अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, पैसा ज्यादा शेयर होल्डर को दे देना चाहिए या अपने पास रख लेना चाहिए। जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो कंपनी के जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करेंगे, उसमें ये बताएंगे कि देखिए हम आपको डिविडेंड देना चाहते हैं बट कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए अगर ये पैसा आपका यहीं इन्वेस्ट रहेगा तो हम नेक्स्ट ईयर आपको हायर रेट पे डिविडेंड दे पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब जहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी तो कंपनी उस टाइम क्या करेगी, रिटेन ज़्यादा करेगी, रिटेन करेगी ज़्यादा और डिविडेंड आएगा लोअर। समझ में आया पॉइंट को, ध्यान से देखना है। कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो वो डिविडेंड लोअर इश्यू करेगी, ज्यादा पैसा अपने पास रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमें पैसा प्लस करना है और प्लस
कहाँ ज्यादा हो रहा है, कंपनी में ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वहां पे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, fewer dividend may be given to investor if the company is having growth and expansion project। fewer dividend मीन्स कम डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो, और अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हो। तो आप इनके 2 पॉइंट लिख सकते हो कि इफ कंपनी हैविंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी देन मैक्सिमम रिटर्न and low dividend, and in opposite case maximum dividend low return। ठीक है, तो अब इस हिसाब से इस पॉइंट को लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट 5, कैश फ्लो पोजिशन। देखो कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है कैश फ्लो में क्या आता है, पैसा आता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश। आपको पता है कि जब हम डिविडेंड की पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। अब आउटफ्लो, देयरफॉर इनफ कैश मस्ट बी अवेलेबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इसलिए हमें डिविडेंड के डिक्लेरेशन के टाइम में हमारे पास कैश होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास कैश इनफ्लो ज्यादा है, अगर हमारे पास कैश इनफ्लो है तभी हम डिविडेंड दे पाएंगे, तभी हम डिविडेंड दे पाएंगे। अगर कैश इनफ्लो हमारे पास डाउन है, कैश इनफ्लो है ही नहीं, पैसा आ ही नहीं रहा कहीं से, तो आ नहीं रहा, तो भैया डिविडेंड किस चीज का देंगे, तो फिर डिविडेंड लोअर रेट पे दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको 50 रुपए का डिविडेंड देना है, अगर आप 50 रुपए आपके पास होंगे तभी तो देंगे ना। अगर आपके पास 50 रुपए होंगे नहीं तो क्या डिविडेंड देंगे। तो सेम पॉइंट इसमें है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इंडिपेंड ऑन कैश इनफ्लो। आपके पास कितना कैश इनफ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब देखो शेयर होल्डर भी 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है जो रेगुलर इनकम में ध्यान रखते हैं, एक होता है जो कैपिटल गेन चाहते हैं। क्या होता है कैपिटल गेन, बताता हूं आपको। वैसे इनकम टैक्स की टर्म्स हैं रेगुलर इनकम वाले शेयर होल्डर और कैपिटल गेन वाले शेयर होल्डर। कैपिटल गेन वाले शेयर होल्डर वो होते हैं जो वो कहते हैं कि हमें रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, हमें 4-5 साल आप ऐसे मत दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे शेयर डबल हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, 100 रुपए का कोई शेयर है, उसमें हर साल 10-10 रुपए मिलता है एज ए डिविडेंड, तो ये क्या हो गया, रेगुलर इनकम हो गया। लेकिन कैपिटल गेन क्या हो गया, मान लो मैं कहता हूं कि या तो आप 10 रुपीज डिविडेंड ले लो हर साल, या फिर 8 ईयर के बाद में आपका शेयर डबल हो जाएगा। मीन्स आपका 12.5% आपको उस पे डिविडेंड मिलेगा, और लेकिन आपको 8 ईयर तक कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहाँ पे आपको 10% मिलेगा इनटू 10 ईयर, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट 8 ईयर कुछ भी नहीं मिलेगा, और बाद में आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। 100 वाला 200 का हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये वाला है उसका 10% मीन्स 10 रुपये डिविडेंड के फॉर्म में मिलता रहेगा 10 साल तक, रेट डबल नहीं होगा। अब 2 तरह की पोजीशन, रेगुलर इनकम और कैपिटल गेन। अब आप बताइए, अगर हमारे शेयर होल्डर रेगुलर इनकम वाली हैं, इफ दे वांट टू गेट रेगुलर इनकम, तो सिंपल सी बात है हमें डिविडेंड देना चाहिए। तो यहाँ डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे डिविडेंड के लिए तो इन्वेस्ट किया उसने। यहाँ 10-10 रुपए हर साल डिविडेंड दे दो ताकि वो भी खुश रहे, उनको भी ना लगे कि हमारा पैसा है वो उसका कुछ रिटर्न भी नहीं आ रहा। और अगर कैपिटल गेन को प्रेफर करते हैं शेयर होल्डर, तो उस केस में आपको डिविडेंड
कम रखना चाहिए, क्योंकि वो डबल में ध्यान रखते हैं। इसमें आप देख सकते हो, एग्जाम्पल बताया था हमने कि पहले 8 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, 9वें साल आपका डबल हो जाएगा कैपिटल गेन। तो इस केस में डिविडेंड नहीं दिया जाएगा या कम दिया जाएगा। बट अगर दे वांट टू गेट रेगुलर इनकम देन इट मे बी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 6 हो चुका है। टैक्सेशन पॉलिसीज। अब ये क्या टैक्सेशन पॉलिसी, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। देखो, दो पार्टी होती है, एक तो कंपनी और एक होता है शेयर होल्डर। डिविडेंड डिक्लेयर कौन करती है? कंपनी। शेयर होल्डर क्या करता है? रिसीव करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेमेंट, ये पेमेंट करती है कंपनी, और ये क्या करता है? रिसीव करता है। अब जो टैक्स होता है, देखो डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उस पर टैक्स लगता है। अब टैक्स कहाँ पे किया जाता है? इस टाइम पे किया जाता है, कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है। देखो, वैसे तो टैक्स होता है वो इनकम के ऊपर लगता है, शेयर होल्डर पे लगना चाहिए, लेकिन डिविडेंड के केस में इसको स्टार्टिंग में ही टैक्स लग जाता है, जहां से इसका सोर्स पॉइंट है। मीन्स जब कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो कंपनी का कुछ पैसा टैक्स के फॉर्म में डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर कंपनी शेयर होल्डर को पैसा देगी। ठीक है, और वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है? फ्री होता है। तो फ्री की अगर बात करें तो फ्री कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, वो ऑलरेडी टैक्स कट के आता है। ठीक है, तो पहले तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी और शेयर होल्डर दो पार्टी होती है। कंपनी पेमेंट करती है, शेयर होल्डर रिसीव करता है, और कंपनी जब शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, शेयर होल्डर के हाथ में फ्री होता है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो कंपनी 100 रुपये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, 100 रुपये, तो 100 रुपये वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी शेयर होल्डर को। मान लो उसमें 18 रुपये टैक्स का है, तो ये डिपॉजिट कराना पड़ेगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तो 82 रुपीज वो क्या करेगी? फिर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, और इसके पास कितना मिलेगा? 82 रुपीज मिलेगा। तो अब इस पे दोबारा टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये रूल होता है कि जब एक इनकम सोर्स पे एक बार टैक्स लग जाता है, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे लगे, तो फिर उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो ये सिस्टम समझ में आ गया टैक्स वाला। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, अगर ये टैक्स रेट हायर है, इट इज बेटर टू पे लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड। अगर ये रेट ज़्यादा होती तो आपको डिविडेंड क्या करना चाहिए? कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मान लो मैं कहता हूँ 18% की जगह ये 28% होती, तो यहाँ पे आपको पता है 72 ही मिलते हैं उसको। तो देखो, नुकसान है, शेयर होल्डर को भी नुकसान है और कंपनी को भी कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ट्रेजरी में पैसा जा रहा है। तो इस केस में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आप इसको एग्जांपल के थ्रू लिख सकते हो कि अगर टैक्स रेट हायर है, हायर मान लो 28% है, तो इनको कितना मिलेगा? यहाँ पे 72 रुपीज मिलेगा। और अगर टैक्स रेट कम है, मान लो 10% है, तो इनको कितना रुपये मिलेगा? 90 मिलेगा। तो क्या समझे इस पॉइंट से? इस पॉइंट से हम ये समझे कि टैक्स रेट इज हायर, इट इज बेटर टू पे लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड, एंड इफ टैक्स रेट इज लो, इट इज बेटर टू पे थ्रू डिविडेंड। समझ में आया? ये हमारा बेसिक है। मान लो 18 रुपए था तो 82 मिला। अगर इसको बढ़ा देंगे रेट को तो 72 मिलेंगे। इसका 10 है, इसका 90 मिलेगा। अब देखो, कंपनी को फायदा है, कंपनी का तो 100 रुपये लग रहा है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये गवर्नमेंट में जा रहा है। वो नुकसान किसको हो रहा है? शेयर होल्डर को हो रहा है। यहाँ 72 मिल रहे हैं, यहाँ 90 मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हर कोई बिजनेसमैन कंपनी चाहता है कि उसके जो शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो बेनिफिट कहाँ मिलेगा?
जब उसका टैक्स रेट कम होगा तो कम होगा तो हम ज़्यादा दे देंगे। पैसा देना तो कोई और तरीका यूज कर लो ना, कोई डिविडेंड देना कोई ज़रूरी थोड़ी है। मान लो मुझे शेयर होल्डर के पास पैसे पहुंचाने, तो बहुत सारे मेथड है। अगर हम डिविडेंड को फॉलो करेंगे तो फिर इसके हमें टैक्स रेट को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 7। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है ये भी क्या होता है हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टर जब हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो हमारे जो कंडीशन है मार्केट की वो जरूर देख के आएगा, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, उसमें से पैसा लगाएंगे। इन्वेस्टर जनरली इवैल्यूएट द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिविडेंड डिक्लेरेशन स्टेटस। जब इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसमें उसका डिविडेंड कितना डिक्लेयर कर रहा है कंपनी, उसको चेक करेगा पिछले 5-6 सालों का, कि उसको हर साल उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कितना डिविडेंड दे रहे हैं, सारा पैसा ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा कहीं। इस चीज को वो प्रेफर करते हैं। और हाइड द रेट ऑफ डिविडेंड गिव ए पॉजिटिव इंपैक्ट इन द मार्केट। ठीक है ना, आपको एक मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट बनाएगा। अगर आप डिविडेंड अच्छा दे रहे हो लास्ट ईयर में, तो कोई इन्वेस्टर नया है वो आज मार्केट में आ रहा है आपकी फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगा। और अगर आपका हाई रेट ऑफ डिविडेंड है तो इट गिव ए पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा और वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, इट मीन स्टॉक मार्केट रिएक्शन इज आल्सो कंसिडर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। हमें देखना चाहिए कि भाई इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। असेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट होता है जहां से हम पब्लिक से पैसा लेते हैं। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हमारा फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कैपिटल मार्केट में आपकी कितनी एसेस है, कितनी आपकी पकड़ है कैपिटल मार्केट में, आप कितना पैसा अरेंज कर सकते हो, तो वो भी आपका फैक्टर है, वो इफेक्ट करेगा। देखिए, रेपुटेड कंपनी जनरली हैव इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। रेपुटेड कंपनी होती है जिसको हम ब्लू चिप कंपनी में बोलते हैं, लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में आता है ब्लू चिप कंपनी। ठीक है, उसको क्या होता है, उसको जब पैसा चाहे मार्केट से पैसा मिल सकता है। वो अगर शेयर इशू करे तो लोग उसको जल्दी से उसके शेयर खरीद लेते हैं। अगर वो लोन के लिए कोई फाइल लगाए तो उसको जल्दी से लोन उसका अप्रूव हो जाएगा। मिस उसको मार्केट में बहुत इजी एक्सेस है कैपिटल मार्केट। तो अब उसको बताओ, देयरफॉर दे मे बी डिपेंड लेस ऑन रिटर्न अर्निंग। तो क्या उसको रिटर्न अर्निंग की जरूरत है? रिटर्न अर्निंग की उनको जरूरत होती है जिनको कहीं से पैसा नहीं मिलता, वो अपने खुद के भरोसे रहता है, वो होता है रिटर्न अर्निंग वाला। अब उसको पता है कि जब हमें जरूरत होगी मार्केट पैसे की तो मार्केट में हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो रिटर्न अर्निंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेसमैन ये सोचता है कि खुद का पैसा कम से कम लगे, बाहर का पैसा हम ले लें और कम इंटरेस्ट रेट पे ले लें। तो उसको पता है कि अच्छी रेपुटेशन है, जैसे हम मार्केट में शेयर इशू करेंगे लोग उसको बहुत स्पीड से खरीद लेंगे, तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो आपके पास रिटर्न अर्निंग की जरूरत नहीं है। रिटर्न अर्निंग की जरूरत नहीं है, इट मीन्स यू मे डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, इफ यू हैव असेस, अगर असेस है आपके पास तो आप डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो, और अगर असेस नहीं है तो फिर आपको भी रिटर्न के भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई पैसा नहीं दे रहा आपको, रिटर्न के भरोसे आपको रहना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपका जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा, कम होगा। समझ के पॉइंट कीजिए, क्योंकि केस स्टडी आती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मुझे कोई बैंक वाला लोन देता नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है कि मैं अभी से पैसा बचा के रखूंगा अपना, और जब मुझे पता है कि जैसे मुझे पैसा चाहिएगा मैं मार्केट से ले लूंगा, मीन्स दे हैव इजीली एक्सेस, तो मुझे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है
और रिटेन करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है कि रिटेन नहीं होगा तो डिविडेंड क्या होगा, हायर होगा। दोनों इक्वल होते हैं प्रॉफिट के, इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आपको रिटेन वाला पॉइंट समझ में आ गया तो डिविडेंड वाला आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। रिटेन कम मीन्स डिविडेंड ज्यादा, रिटेन ज्यादा मीन्स डिविडेंड कम। ठीक है। लीगल कॉन्स्टेंट्स, देखो कुछ हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी एक्ट के, क्योंकि जब हम कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस पे कंपनी एक्ट अप्लीकेबल होता है, जिसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे ही आप हायर क्लासेज में जाओगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको किस बेस पे डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, तो हमें उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारा डिविडेंड होगा। मीन्स डिविडेंड डिसीजंस आल्सो अफेक्टेड बाय दिस लीगल मैटर। While declaring dividend, the company have to follow the restrictions laid down by Company Act. कंपनी एक्ट ने जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप इसे कम डिविडेंड इशू नहीं कर सकते, तो भैया नहीं कर सकते, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। इसी हिसाब से पॉइंट नंबर 11 है, सेम टू सेम इसी टाइप का है। कॉन्ट्रेक्चुअल, अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से लोन लिया, मान लो बैंक से लोन लिया, लेकिन बैंक वालों ने ये कंडीशन लगा दी कि आप 10% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, 10%, क्योंकि उनको पता है कि अगर डिविडेंड ज़्यादा करने लगे तो तुम्हारे लोन में पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी, तो इस रेस्ट्रिक्शन को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, वाइल ग्रांटिंग लोन टू ए कंपनी, जब कंपनी को लोन ग्रांट किया जाता है, समटाइम द लेंडर, लेंडर यहाँ अपने केस में कौन है, बैंक, में इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर, वो रोक लगा देता है, तो हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 11 पॉइंट किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इन 11 के 11 पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। देखो, अगर आप इसमें कम पॉइंट करोगे और बाय चांस केस स्टडी आपकी किसी दूसरे पॉइंट से आ गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसके टोटल पॉइंट याद कीजिए, क्योंकि केस स्टडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के भी आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने 11th में आपको पता है कि 6 मार्क्स से तो बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए आप 7-8 इसके पॉइंट करके चले जाते हो, और जो केस स्टडी आनी होती है वो उन्हीं पॉइंट में आ जाती है जो आप छोड़ के जाते हो। तो स्टूडेंट्स, ये बात सही नहीं रहेगी। सिंपल पॉइंट है, आप इन पॉइंट को इकट्ठा कीजिएगा। जैसे पॉइंट नंबर 10 और 11 एक जैसे हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, वो भी दो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये भी हमारे 2 पॉइंट एक जैसे थे, इसलिए आप इसके ग्रुप बनाइए, उसके बेस पे इस पॉइंट्स को याद कर लीजिए और केस स्टडी बेस पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिविडेंड डिसीजंस कंप्लीट हो चुका है। 3 डिसीजंस थे। नेक्स्ट क्लास हमारी 3 या 4 क्लास और आएगी इस चैप्टर की, तो अल्टीमेटली आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।